हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम बात करने वाले हैं CHO BPCCHN पेपर 1 जो एग्जाम हुआ था 25 फरवरी 2022 को। कौन सा वाला पेपर बात कर रहे हैं हम? फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वाला। हम आंसर की और एनालिसिस दोनों बात करेंगे, और ये जो आंसर की है RUHS के द्वारा दी गई है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which committee recommended integration of preventive and curative services at all level in India? कौन सी कमेटी थी जो ये बात करती है? तो चड्डा कमेटी है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, these are the health determinants except, यहाँ आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट पूछा है आपको, हेल्थ डिटरमिनेंट्स कौन सा नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज, तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज इज, इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, the community development program was launched in 1952 with the aim, तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका जो लक्ष्य था वो क्या था? उसका लक्ष्य ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम, उसका जो लक्ष्य था वो रूरल एरियाज के अंदर था। आ रही बात समझ में? ग्रामीण परिवेश के लिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट था उसके लिए ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल इंक्लूड्स, इंक्लूड्स नहीं एक्सेप्ट पूछा आपसे। आ रही बात समझ में? कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है? डिजीज नहीं है। क्या क्या होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल के अंदर? एनवायरमेंट, एजेंट एंड होस्ट, ये तीनों चीजें होती हैं, डिजीज नहीं होती है। तो आपको क्या पूछा है? नहीं, एक्सेप्ट पूछा है। नंबर 6, द सपोर्टिव सुपरविजन प्रोसेस इंक्लूड्स एक्सेप्ट, यहाँ भी सेम चीज एक्सेप्ट ही पूछा है आपने आपसे। तो इसके अंदर क्या है? पनिशिंग, तो ये नहीं होता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट इज द main resources required for an effective supportive supervision are, तो कौन कौन से इफेक्टिव जो है मेन रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट, सफिशिएंट टाइम, एप्रोप्रिएट टूल्स, पीरियोडिक रिव्यू, मीटिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोटीन्स इज, तो जो एक ह्यूमन बीइंग है उसका जो पूरी बॉडी है वो, उसके प्रोटीन कितने उसमें पाई जाती है, कितने पार्ट उसमें प्रोटीन होता है? तो कितने प्रोटीन, कितने पार्ट प्रोटीन होता है? 1/5 पूरी बॉडी का। अगर हम 5 हिस्से ले लें तो एक हिस्से में क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 9, विच इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो आपसे क्या पूछा है? नॉट इसेंशियल मींस नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज लिनोलेइक। ऑप्शन सी। Which of the following statements is correct about the rate of cell growth in relation to chemotherapy? कीमोथेरेपी का हम यूज कब करते हैं? जब कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो कैंसर क्या होता है? हमें पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड मतलब जो फास्ट फास्ट क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। अब इसमें देखते हैं हम, ऑप्शन अब आराम से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल। हम क्यों कर रहे हैं कीमोथेरेपी? क्योंकि जो जल्दी जल्दी जो ग्रोथ करती हैं वो सेल्स मोर ससेप्टिबल, मतलब ज्यादा उसके उनमें प्रभाव दिखाई देगा। जो जल्दी जल्दी विभाजन कर रही हैं उन्हीं को टारगेट करती हैं, बाकी अदर सेल्स उनको टारगेट नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल टू कीमोथेरेपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डोम्स,
ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इजीली अवेलेबल, चीप एंड इजी टू कैरी। नेक्स्ट, ट्रिपल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज, प्रेगनेंसी, एचआईवी एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो ये दोनों सही हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Autoclaving of means of sterilization will destroy. Autoclaving के थ्रू जो है क्या क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है? तो ऑटोक्लेविंग हम जब भी करते हैं तो वहां पे ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय द स्टीम। ऑटोक्लेविंग में क्या करते हैं हम? स्टीम के थ्रू करते हैं, तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। Question number 13. Position in which the patient is to be cared after lower extremity amputation is. इसका आंसर क्या होने वाला है? C. Side lying with amputated side up. Next is question number 14. The percentage of water in human body is. तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान के जो शरीर है, उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कितना होता है? 60%। यहाँ आपको क्या नहीं पूछा है? अगर यहाँ पे ब्रेन पूछा होगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप जो भी है स्टूडेंट्स वो सब बताएंगे कि ब्रेन में कितने परसेंटेज क्या होता है, पानी होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। Question number 15. Patient recovering from general anesthesia should be positioned in. तो जो पेशेंट है वो जनरल एनेस्थीसिया के बाद अगर रिकवर कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? साइड लाइंग पोजीशन होनी चाहिए। साइंस ऑफ ए लोकल इन्फेक्शन इंक्लूड्स। लोकल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या साइंस आपको देखने को मिलेंगे? तो क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको? वहां पे रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा और स्वेलिंग ऑफ एरिया, वहां पे सूजन भी आ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर होगा सी। नंबर 17. फॉर आई एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट यूज इज। आई के एग्जामिनेशन के लिए या परीक्षण के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं? तो हमें याद रखना चाहिए कौन सा यूज करते हैं, डी, ऑप्थेल्मोस्कोप। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ओटोस्कोप है वो कौन से ऑर्गन के एग्जामिनेशन के लिए यूज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. इन्फेक्शन occurring in a patient while in a hospital or health care. तो अगर कोई पेशेंट है वो इन्फेक्शन लेकर आता है, कहाँ से अगर हो जाता है या लेकर आता है? हॉस्पिटल से या हेल्थ केयर सर्विसेज से, तो उसको क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19. डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडियन एडल्ट इज। तो इंडियन एडल्ट जो है एक वयस्क व्यक्ति को कितनी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डेली? इसका आंसर क्या है? ए, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. आइडियली हाउ मच डाइटरी एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट्स। तो कितनी जो है प्रोटीन, सॉरी, कितनी एनर्जी है जो फैट के थ्रू मिलती है आइडियली? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आंसर हो जाएगा 20 to 30%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. फंक्शन ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट। विटामिन ए का जो है क्या कार्य है? लेकिन हमें यह नहीं पूछा कि क्या कार्य ये है। एक्सेप्ट मतलब जो कार्य नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। जो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे उनका ये क्वेश्चन गलत जरूर हुआ होगा। क्वेश्चन जब भी पढ़े आप आराम से सावधानी पूर्वक पढ़े कि क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये जो है विटामिन ए का कार्य नहीं होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक जो रेगुलेशन है वो कौन सा, बात करें कि हार्मोन है वो इनमें हेल्प करता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. किरेटोमलेशिया इज ए रिजल्ट ऑफ। तो किरेटोमलेशिया है जो किस चीज का रिजल्ट है, या हम तो पहले बात करते हैं कि किरेटोमलेशिया क्या है।
तो क्यूरेटिव मलेशिया, मलेशिया की हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब सॉफ्टनिंग हो रही हो। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्यूरेटिव मलेशिया होता है। नंबर 23, विटामिन बी वन डेफिशिएंसी इज, बी वन डेफिशिएंसी से क्या होता है, बी से बेरी, बेरी होता है। ठीक है, ये आप हमेशा विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटीज और पॉइजनिंग, ये तीनों चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिप्स पर होनी चाहिए चीजें आपके। क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल वेट गेन ए वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रेंजेस फ्रॉम, तो कितना जो है उसका वेट गेन होता है, तो इसमें कितना होता है, 9 to 12 किलोग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, thick yellowish viscous liquid secreted by the breast in small amount for first few days after delivery is known as, ठीक है, तो कौन सा जो है लिक्विड है जो ब्रेस्ट से सीक्रेट होता है आफ्टर द डिलीवरी फ्यू डेज, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा B। The beneficiaries under the ICD scheme are accept, फिर भी यहाँ ध्यान से आपको पढ़ना है, हमने हाईलाइट करके आपको दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के फिर आपको आंसर देना होता है, इस ऐसे जो क्वेश्चन हो उनको। तो इसका क्या आंसर होगा, फिजिकल डिसेबल्ड। नंबर 27, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन रूरल एरिया each आशा has been made responsible, तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर आशा जो है उसके अंदर कितनी जो है पॉपुलेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो 1000 पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेड एंड मेल एंड फीमेल was introduced in 1974 as per the recommendation of, तो कौन सी कमेटी है जिसकी रिकमेंडेशन से ये हुआ, तो कौन सी कमेटी है, करतार सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमल मिनिमम एंटीनेटल चेकअप्स एडवाइज्ड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड आर, कितनी चेकअप्स मिनिमम होने चाहिए एंटीनेटल चेकअप्स, ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए, 4 कम से कम होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 4, तो इसका सही आंसर होगा सी। Number 30, a surgical method for the preventing pregnancy in which the vas deferens cut is known as, vas deferens को कौन से सर्जिकल मेथड में हम काटते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वैसेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट इज, a community health center has a indoor facility of, तो जो कम्युनिटी हेल्थ जो सेंटर है उसके अंदर कितनी जो है बेड की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो कम से कम वहाँ कितने होने चाहिए, 30 बेड होने चाहिए। 32, क्वेश्चन नंबर 32, an individual who has been exposed to and harbors a disease causing organism but has not shown any symptom and signs of illness at any point of time is called as, क्या कहना चाहता है, ये इतना सा पूछना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, जैसे परजीवी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसको एक्सपोज किया गया बट उसके अंदर कोई भी साइन और सिम्टम नहीं आए हैं, ठीक है, साइन और सिम्टम इलनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम उसको देखने को नहीं मिले हैं, तो उस जो है व्यक्ति को, इंडिविजुअल को हम किस वाले कैरियर में रखेंगे, क्या वो टेम्परेरी कैरियर है, क्रोनिक है, इंक्यूबेटरी है, या फिर हेल्दी है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि उसमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आए, तो क्या होगा, हेल्दी कैरियर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, some infectious diseases can be transmitted from the mother to fetus through placenta is known as, जितनी भी बीमारियां, अगर कोई बीमारी मदर से फीटस में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा ट्रांसमिशन है ये, वर्टिकल ट्रांसमिशन है ये। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, ये स्टडी ऑफ किसको कहते हैं,
नंबर 34 के अंदर, तो स्टडी ऑफ डिजीज, देखो इसको करेक्ट कर सकते हैं हम, एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन होता है, ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि स्टडी ऑफ डिजीज क्या होता है, पैथोलॉजी होता है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आंसर अभी जो दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड इन द डेमोग्राफिक साइकिल, तो कौन सी स्टेज में है जो इंडिया है, तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में इंडिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, तो आपको लिंग अनुपात है वो किसे कहते हैं, डायरेक्टली पूछा है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल्स जो है जन्म लेती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, सेक्स रेशियो कहते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS provides reliable estimates of birth and death after every, so after every 6 months. Next is in India, question number 38, in India birth and death are uh, to be registered within कितने दिनों में बर्थ, जन्म और जो मृत्यु है वो रजिस्टर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 21 days, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, तो कब हुआ था ये पहली जनगणना, 1881, ऑप्शन बी। Next, question number 40. Collecting the data by health worker while the patients come the health center to get treatment known as. जब पेशेंट हेल्थ सेंटर पे ट्रीटमेंट करवाने आता है, जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को हम कौन से वाले कैटेगरी में रखते हैं, तो ये कौन, इसका आंसर हो जाएगा पैसिव सर्विलेंस, ऑप्शन डी। Question number 41. Which of the following sampling technique ensure that the sample is representing of the population? तो कौन सा सैंपल है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग। नंबर 42, which is not a vector borne disease, यहाँ आपको सावधानी से पूर्वक पढ़ना है कि इज नॉट पूछा आपसे, ठीक है, तो कौन सा कोविड-19 जो भी हम देख रहे हैं, तो वो कैसा है, एयरबोर्न कह सकते हैं हम, आ रही है बात समझ में। बाकी फाइलेरिया, डेंगू और काला आजार क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं। नेक्स्ट इज मलेरिया इज ए, मलेरिया जो है, ठीक है, वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, तो हमें सिंपल सी बात है किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। क्वेश्चन नंबर 44, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो ट्रांसमिट होती है किससे, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। इसके क्वेश्चन जो है अभी केसेस आपने देखे थे, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो यूपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट ए बैक्टीरिया, कौन सा इनमें से बैक्टीरिया नहीं है, ई कोलाई, सीगेला, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका एंड लास्ट इज साल्मोनेला, तो इनमें से कौन सा नहीं है, सी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तभी आपको सही लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि जनरली हमें ये नहीं पता चलता, और ये जो ई कोलाई और ई हिस्टोलाइटिका लिखा हुआ है, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए ई मतलब ई कोलाई ईस्चीरिया कोलाई है, और ई हिस्टोलाइटिका एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है। Next is question number 46. A disease of animals that transmitted to man known as. Animals से अगर कोई डिजीज मैन में आ रही है, इंसानों में आ रही है, तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे, उस डिजीज को हम जूनोटिक डिजीजेज बोलेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following is not common complication of diphtheria? डिप्थीरिया की कौन सी कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है निम्न में से, मायोकार्डाइटिस, हेमरेज, टॉक्सिक न्यूरोपैथी एंड पैलेटल पाल्सी, तो इसका कौन सही आंसर क्या होगा, बी हेमरेज जो है डिप्थीरिया के अंदर आपको कॉमन कॉम्प्लिकेशन
नहीं देखने को मिलती है। कौन कौन सी मिल सकती है? मायोकार्डाइटिस देखने को मिल सकती है, टॉक्सिक न्यूरोपैथी एंड पैलेटल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 48, द causative organism for टिटनस प्रेजेंट्स इन। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो टिटनस है उसके लिए पॉजिटिव एजेंट होता क्या है। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टीटेनाई। ये एक बैक्टीरिया होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये? तो इस सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, मिट्टी में, डस्ट में और डंग मतलब गोबर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज। तो इंक्यूबेशन पीरियड है जो मीजल्स का, वो कितना होता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हेपेटाइटिस बी में बी ट्रांसमिटेड बाय। तो हेपेटाइटिस बी है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, रक्त के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, when sexually transmitted infections left untreated they lead to complications except। यहाँ आपको सही से पढ़ना है, एक्सेप्ट पूछा है। जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट। कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है, उसको अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या हमें हार्ट की डिजीज होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज द नेशनल डीवर्मिंग डे एनडीडी इज बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। तो ये जो नेशनल डीवर्मिंग डे है वो कब मनाया जाता है? सिंपल सा पूछा हुआ है। और अभी अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले ही मनाया गया है। तो 10 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल डीवर्मिंग डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग इज। तो जो सबसे बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, इंडिया के अंदर, वो क्या है? कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी अगर हम कोई वीडियो नया डालें तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू कॉम्बैट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इंक्लूड। तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सेप्ट। यहाँ हमने हाईलाइट नहीं किया तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें। 54 में इसका आंसर हो जाएगा डिसेबिलिटीज लिमिटेशन वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। लेड पॉइजनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? प्लम्बोसिस या प्लम्बिज्म कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए। सिलिकोसिस किससे होता है? सिलिका से होता है। ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल जो हैजार्ड है उनमें आता है। सिडेरोसिस जो है वो किससे होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। टेबेकोसिस भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, attention deficit hyperactivity disorder is one of the most common mental disorder diagnosed among। ये जो डिसऑर्डर है वो किन में होता है? बच्चों में होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, which is not a common symptom of a schizophrenia। साइजोफ्रेनिया का जो है कॉमन सिम्टम नहीं है। कौन सा नहीं है? फोबिया, डर नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 58, इन एपिलेप्सी द पेशेंट अंडरगोज। एपिलेप्सी के अंदर जो पेशेंट है वो, उनके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? उनके अंदर फिट्स एंड कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीजें देखने को मिलती है, ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। नंबर 59, ए मेंटली हेल्थ इंडिविजुअल्स हैज। तो जो मेंटली जो हेल्थी इंडिविजुअल है उनके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं?
तो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बिल्कुल देखने को मिलेगी। कंफर्टेबल प्लेसिंग इन सोशल हायरार्की, तो जो हमारा समाज है उनके अंदर एक कंफर्टेबल उनका स्थान होगा। ए पर्पसफुल लाइफ, उनकी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नंबर 60, कम्युनिटी हेल्थ एम्स। कम्युनिटी हेल्थ जो है उसका क्या लक्ष्य है? क्या सिर्फ बच्चों के ऊपर वो केयर पे वो ध्यान देती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सिर्फ वो रोगियों पर ध्यान देती है? नहीं। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों पर, क्या सिर्फ बच्चों पे देती है? बिल्कुल भी नहीं। ये इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल, ठीक है, जो स्वस्थ हैं उनको दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे बचाना भी है उनको, और जो रोगी हैं उनको क्योर भी करना है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ है, उसके बारे में ऑप्शन सी है इसका आंसर। आप देख लेना आपके कौन सा है। नंबर 61, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड एट। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है जेनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री फॉर। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो हमारी कंट्री में क्यों चलाया जा रहा है? क्योर करने के लिए, मतलब इलाज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। स्प्रेड फैलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो, ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब एक और बच रहा है हमारे पास, इरेडिकेटिंग। इस शब्द को हम समझना है कि इरेडिकेटिंग मतलब इसको यहाँ से समाप्त करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इरेडिकेटिंग, बी। 63, at each stage in the process of communication, there is a possibility of interference which may hinder the process. Such interference known as, इंटरफेरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 64, the person who transmits the message is called। तो जो ट्रांसमिट किसी भी मैसेज को भेजने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। ऑप्शन बी। यूज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल व्हेन। जब भी आप कभी ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है वो यूज करेंगे तो वो कब करेंगे? व्हेन यू हैव अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज, आपके पास अप्रशिक्षित जो अगर कोई एम्प्लॉय है तब, एंड योर डिपार्टमेंट वाज पुअरली मैनेज्ड बिफोर योर अराइवल। आपके पहुंचने से पहले डिपार्टमेंट जो है उसका एक मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मैनेजमेंट्स फंक्शन इंक्लूड। मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है इसके अंदर? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी इनमें से है? ठीक है, क्या मीजल्स है? बिल्कुल है। कैंसर? नहीं। हार्ट स्ट्रोक? नहीं। एलर्जी? नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, ए डिजीज which if not controlled immediately is 100% fatal। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए इमीडिएटली तो वो 100% क्या होती है? मृत्यु का कारण बनती है। एक ही डिजीज हमें अच्छे से पता होनी है इन चारों में से, तो वो है डिजीज कौन सी? रेबीज, ऑप्शन डी। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इसमें मृत्यु तय है। क्वेश्चन नंबर 69, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। दांतों के जो है डेंटल कैरीज होती हैं उनका अगर प्रिवेंशन करना है, उनका बचाव करना है, तो वो क्या इंक्लूड करता है? क्या क्लोरिनेशन करना चाहिए? कोई मतलब नहीं है। इम्यूनाइजेशन, कोई टीके लगाने चाहिए? बिल्कुल भी तुक नहीं है इसका। डेंटल फिटिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको उसको क्या करना चाहिए? डेंटल हेल्थ की एजुकेशन देनी चाहिए कि आपको कैसे साफ सफाई रखनी है ताकि आपके डेंटल कैरीज ना हो। क्वेश्चन नंबर 670, immediate first aid treatment for the dog bite is। जब भी कोई डॉग बाइट हो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो आपको हमेशा ये जिंदगी में याद रखना है, वरना आपकी वजह से किसी जो है इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। ये रेबीज अभी हमने पढ़ा, ये 100% क्या होती है? फैटल डिजीज होती है। तो ऑप्शन बी, वॉश विद द सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक आप उसको क्या करना है? सोप वाटर से वॉश करना है ताकि जो वायरस है वो क्या हो जाए? डी न्यूट्रलाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।